इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक मॉडल्स की, जिसे हिंदी में हम आर्थिक परिरूप भी कह सकते हैं, और हम मेथोडोलॉजीज या प्रणाली की बात करेंगे। पुराने वीडियो में हमने एक बात कही थी कि इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है जिसकी अपनी एक प्रणाली है। तो हमारा फोकस, हमारा ध्यान इस वीडियो में उसी प्रणाली के ऊपर है। तो क्या है ये प्रणाली? इकोनॉमिक्स में दो तरह की चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक जो है सो थ्योरेटिकल मॉडल, सैद्धांतिक मॉडल के तहत हम विभिन्न चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और दूसरा हम एम्पिरिकल एनालिसिस, जिसे अनुभविक विश्लेषण कहते हैं। तो आइए पहले समझते हैं इस सैद्धांतिक प्रतिरूप थ्योरेटिकल मॉडल को। सो मॉडल एग्जाम्पल के तौर पे हमने 3 मॉडल यहाँ पे लगाया हुआ है। एक ये मॉडल है जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जिसका यूज होता है। इसमें एक विमान हम देख रहे हैं जो कि विंड टनल में रखा गया है उसके परीक्षण के लिए। ये विमान का प्रारूप है, एक छोटा वर्जन है, एक 1/10 स्केल पे है या 1/20 स्केल पे, बट एक रियल विमान जैसा होगा उसी का एक छोटा वर्जन ये है। दूसरा इमेज हम देख रहे हैं जिसमें डीएनए का डबल हेलिक्स है, कैसे मॉलिक्यूल्स और कैसे डीएनए अरेंज होता है ये इस चित्र में दिखाया गया है। और तीसरा जो है फिगर, ये आ रहा है इकोनॉमिक्स से। इसका नाम है मोनिएक। M फॉर मॉनेटरी, MO फॉर मॉनेटरी, N फॉर नेशनल, I फॉर इनकम, A फॉर एनालॉग, C फॉर कंप्यूटर। तो ये मॉनेटरी किसी कंट्री के, किसी देश के मॉनेटरी सिस्टम को बताने के लिए एक एनालॉग सिस्टम डेवलप किया गया था फिलिप्स के द्वारा, जो कि एक न्यूजीलैंड के इकोनॉमिस्ट थे, वो LSE में थे। उन्होंने ये डेवलप किया था कि कैसे हम नेशनल इनकम का अध्ययन एक इसके द्वारा कर सकते हैं। बट इकोनॉमिक्स का जो मॉडल होता है वो आज के दिनों में स्लाइटली डिफरेंट होता है, और क्यों, इसको हम समझने की प्रयास करते हैं। इकोनॉमिक्स में जो मॉडल होता है एक मैथमेटिकल फार्मूला के द्वारा बनाया जाता है। अगर हिंदी में हम कहें तो ये जो थ्योरेटिकल मॉडल इकोनॉमिक्स में होता है वो निहित चरों के बीच एक तार्किक एवं संख्यात्मक संबंध को दर्शाता है। तो हम फिजिकल मॉडल जैसा एरोस्पेस में है वैसा क्यों नहीं बना रहे हैं, मोनिएक के जैसा हम फिजिकल मॉडल क्यों नहीं बना रहे हैं? प्रॉब्लम ये है हमारे इकोनॉमिक्स में कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और उसको मॉडल इस तरह के फिजिकल मॉडल के द्वारा दिखलाना बड़ा ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं ये जो मोनिएक है उसमें सिस्टर्न है, हाइड्रोलिक मॉडल है, पानी का फ्लो कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया गया है। और हमारा सब्जेक्ट मैटर मनुष्य है, फर्म है, देश दुनिया है, तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और इसको फिज़िकली बना पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो हम यहाँ प्रयास करते हैं कि इन चीज़ों को मैथमेटिकल वेरिएबल्स और संख्यात्मक चरों के द्वारा निर्दिष्ट करें और उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट टेक्निक है अनुभविक विश्लेषण, एम्पिरिकल एनालिसिस। तो हम लोग जो भी मॉडल बनाते हैं, मॉडल कुछ बताएगा, हो सकता है सही बताए, हो सकता है गलत बताए। हम ये कैसे समझें कि ये जो मॉडल बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं? तो उसका विश्लेषण हम एम्पिरिकल एनालिसिस में डेटा का यूज़ करके करते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि कैसे मॉडल होता है, और हमें ये एग्जाम्पल, एक उदाहरण इकोनॉमिक्स के बाहर से लेते हैं, भौतिक जगत से लेते हैं, ताकि ये सबके लिए समझना आसान है। ऐसा ही कुछ हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो कहिए कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सूरज पूरब में कितने बजे उगता है, और ये धार्मिक कारणों से और किसी कारणों से ये जानने की आवश्यकता है कि सूरज कल, परसों या किसी दिन कितने बजे सुबह में उगेगा।
तो हम इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं? एक तरीका ये है कि रोज़ सुबह सूरज के उगने से पहले हम जग जाएं और घड़ी का समय देखें कि कितने बजे सूरज उग रहा है, उसको नोट डाउन करें, उसको लिख लें। और अगर हमारे पास इनफ डेटा है, पर्याप्त डेटा है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो हम उसको देख करके बता सकते हैं कि क्या होगा अगले साल। बट इसमें बड़ी समस्या है। एक समस्या है कि अगर आप कानपुर में देख रहे हैं कि कितने बजे सूरज उग रहा है, और अगर आप और ये डेटा कलेक्शन आपने कानपुर में किया है, लेकिन ये डेटा कलेक्शन पटना में या दिल्ली में या कोचीन में आपको हेल्प नहीं करेगा। तो उसके लिए चाहिए कि आप समझने का प्रयास करेंगे कि अच्छा, सूरज उगने के समय का क्या क्या रीज़न हो सकता है, क्या क्या हो सकता है जो सूरज के उगने के समय को अफेक्ट करे। तो हो सकता है आप सोचें कि अच्छा, हम कितने अक्षांश पे हैं, ये बताएगा सूरज कितनी बजे उगेगा, या हम कितने देशांतर पे हैं, ये बताएगा कितने बजे सूरज उगेगा। हमारा समुद्र तल से हम कितनी ऊंचाई पे हैं, ये भी बता सकता है कि सूरज कितनी बजे उगेगा। या अगर कोई पहाड़ के पीछे हैं तो ये भी भौतिक और भौगोलिक जो फीचर्स हैं वो भी सूरज के उगने के समय को अफेक्ट कर सकते हैं। तो लेट अस से कि आपने इसके लिए एक फार्मूला बना लिया, एक फार्मूला इस तरह का बना लिया कि सूरज के उगने का समय, कहिए कि एस है उगने का समय, और एक फंक्शन है अक्षांश का, अक्षांश के लिए ए लिख दें, देशांतर का, हाइट फ्रॉम सी लेवल का, और तरह तरह के फैक्टर्स आपने बना लिया, आपने एक फॉर्मूला बना लिया। तो ये एक सैद्धांतिक प्रतिरूप, एक थ्योरेटिकल मॉडल हो गया ये बताने के लिए कि सूरज कितने बजे उगेगा। अब इसमें डाटा का भी बड़ा, अगर कोई भी किसी भी तरह का फॉर्मूला बना ले सकता है, ये भी जानना जरूरी है कि ये फॉर्मूला सही में सूरज उगने का समय बता सकता है या नहीं। तो इसके लिए आप जो डाटा आपने पहले कलेक्ट किया था, उस डाटा को से आप देख सकते हैं कि सूरज के उगने का समय ये फॉर्मूला सही बता पा रहा है कि नहीं डाटा के यूज़ से। अगर ये कानपुर में काम कर रहा है तो ठीक है, अगर आप पटना में भी ऐसे ही डाटा कलेक्ट करें और इस फॉर्मूला में डालें और देखें कि ये सही बता पा रहा है कि नहीं, तो भी इसका मतलब फॉर्मूला सही काम कर रहा है। और अगर नहीं सही से बता पा रहा है तो फॉर्मूला सही से काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर फॉर्मूला सही से काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कोई और एक फैक्टर हो x जो कि आपने नहीं लिया था, उस फैक्टर को लेकर आएंगे और आप इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे। ऐसे सैद्धांतिक प्रतिरूप आगे बढ़ता है। तो यही है निहित चरों। तो ये जो वेरिएबल्स हो गए a, d, h, x में जो तार्किक, लॉजिकल और संख्यात्मक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, उसको ये सैद्धांतिक, ये मैथमेटिकल मॉडल आपको बता रहा है। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स में सूरज के उगने की बात नहीं है, तो हम इकोनॉमिक्स में स्लाइटली डिफरेंट मॉडल होगा। हो सकता है एक फर्म लाभ अधिकतमीकरण के लिए क्या करता है, उसके लिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना रहे हों, तो वो हमारा मैथमेटिकल मॉडल, थ्योरेटिकल मॉडल हो जाएगा, है ना। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जो ये मॉडल बनाते हैं उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक जो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सनराइज का समय को अफेक्ट करते होंगे, लेकिन अगर हम सारे फैक्टरों को यहाँ पे लिखने लगें तो हमारा फॉर्मूला काफ़ी जटिल हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा मॉडल सिंपल रहे। फिर हम एक उदाहरण लेते हैं जो कि इकोनॉमिक्स से नहीं है, बट ये आपको समझने में मदद पहुंचाएगा कि अगर मुझे कानपुर से दिल्ली जाना है और मैं गूगल मैप में देखूं तो जो मैप रास्ता बताएगा, रास्ता के इर्द गिर्द सारे फीचर्स को नहीं बताता जाएगा कि यहाँ से आप आगे निकलेंगे, एक घर आएगा, उसके घर के आगे पीला वाला घर होगा, पीला वाले के आगे एक ब्लू कलर का घर होगा। इतना डिटेल मैप में नहीं होता है। मैप में कहाँ से मुड़ना है ये बता देंगे,
कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क हैं इसके बारे में बता देंगे। लेकिन सारी चीज़ों को वहाँ पे व्यक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों को व्यक्त करने से वो मैप बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्रिंट आउट लेने में भी मुश्किल आएगी और समझने में भी मुश्किल आएगी। तो इसलिए सरलीकरण की बहुत ही आवश्यकता है। जो इकोनॉमिक्स मॉडल हम बनाते हैं, हम वहाँ ये प्रयास नहीं करते हैं कि मॉडल रियलिटी को एकदम हूबहू उतार दे, क्योंकि रियलिटी तो खुद ही एक तरह से आप कह सकते हैं एक जटिल मॉडल है। अगर उसे समझने के लिए हमें उसको सिंप्लीफाई, सरलीकृत करने की ज़रूरत है। इसीलिए मॉडल रियलिटी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। हमने पहले ही बात करी कि इकोनॉमिक मॉडल का परीक्षण, वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। दो तरीका है इसका परीक्षण करने का। एक है कि आप जब मॉडल बना रहे होते हैं तो आप कुछ मान्यताएं रखते हैं, कुछ एजम्पशन रखते हैं। आप उस मान्यताओं का परीक्षण कर सकते हैं कि ये सही मान्यताएं हैं या नहीं, और अगर सही मान्यताएं हैं तो जो भी उस मॉडल तो एक लॉजिकल, तार्किक पद्धति से विकसित किया गया होता है, तो अगर एजम्पशन सही हैं तो कंक्लूजन, निष्कर्ष भी सही होंगे। तो बट इसमें बड़ा ही मुश्किल है। आप जैसे एक, अगेन आई थिंक कि एग्जाम्पल से चीज़ें समझ में आती है, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ बार बार। तो कहिए कि एक फर्म है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकतमीकरण करना चाहते हैं। तो ये क्या मॉडल हो सकता है कि एक जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं, ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है। ओके, और हम कहेंगे कि इसी को महत्तमीकरण, अधिकतमीकरण करने का प्रयास एक फर्म करता है। फर्म का ये एक सिंपल सा मॉडल है। तो हम कैसे इसके एजम्पशन चेक करें कि क्या फर्म सही में लाभ अधिकतमीकरण करने की कोशिश करता है? अगर आप सर्वे करेंगे बिजनेस वर्ल्ड में तरह तरह के लोगों का, ये पॉसिबल है कि उसमें बहुत सारे लोग कहें कि नहीं नहीं, हम लाभ अधिकतमीकरण के पीछे नहीं हैं, हम लोगों के भला करने के पीछे हैं। तो अगर आप उस सर्वे के रिजल्ट से इसको वेरीफाई, टेस्ट करने का कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है आपको सही अंदाज़ा न मिले। ये तरीके में, इस प्रत्यक्ष तरीके में जो कि मान्यताओं का परीक्षण है, ये बड़ी मुश्किल आ सकती है। दूसरा तरीका है अप्रत्यक्ष तरीका, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी मॉडल होता है, ये कुछ कंक्लूजन, निष्कर्ष देता है कि अच्छा मॉडल है, ऐसे चीज़ें हो रही हैं उस फॉर्म में, तो इसका मतलब है ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि फर्म जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकतमीकरण करता है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो इनपुट मटेरियल है, आगत के जो सामान हैं, उसमें उसके प्रयोग में कमी आती है जब आगत के उस सामान का मूल्य बढ़ता है। ये हमने एज्यूम नहीं किया है, एक निष्कर्ष है इस मॉडल का, जिसको अभी आप नहीं समझें तो कोई बात नहीं है, हम इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। लेकिन आप समझिए कि मॉडल के कुछ निष्कर्ष होते हैं जो कि एजम्पशन से परे होते हैं, और उस निष्कर्ष को, रिजल्ट्स को चेक किया जा सकता है कि अच्छा ऐसा सही में हो रहा है या नहीं। और अगर ऐसा सही में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मॉडल मोर और लेस आपको सही बातें बता रहा है, और ये मॉडल इन अ वे अच्छा है। तो ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स मॉडल्स के रूप को समझते हैं, ये कैसा होता है। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे थे, तो ये कहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक मॉडल है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक मॉडल की तरह है, और इसमें जो है हम कुछ वेरिएबल्स, चर जो हैं, आंतरिक चर